न्याय दीजिए, न्याय दीजिए। मैं आपको कहता हूँ जीत आपकी पक्की है। संगम है, यहाँ शक्ति भी है और भक्ति भी बैठी हुई है। 5 साल 10 साल 15 साल की उम्र के नौजवान है, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। मांगे 100% पूजे हो। ईपीएफ पेंशन योजना। जय हिंद दोस्तों, आज 28 अगस्त 2026 रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर डॉक्टर्स न्यूज़ के इस विशेष महाबुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का दिन केवल भाई बहन के प्रेम और विश्वास का पर्व नहीं है, बल्कि उन लाखों बुजुर्ग पेंशन भोगियों के लिए अपने अधिकार, सम्मान और सुरक्षित भविष्य की बात करने का भी अवसर है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की अर्थव्यवस्था और उद्योगों को मजबूत बनाने में लगा दी। आज हम बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की उस लंबे समय से चली आ रही मांग की, जिसमें न्यूनतम पेंशन 7,500 प्रति माह के साथ महंगाई भत्ता और बेहतर चिकित्सा सुविधा की मांग प्रमुख है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत और ईपीएस 95 आंदोलन से जुड़े पेंशन भोगी लंबे समय से इस मुद्दे को सरकार के सामने उठाते रहे हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर पेंशन भोगियों के बीच एक बार फिर यह संदेश दिया गया है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होता, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन आज की इस पूरी रिपोर्ट में हम भावनाओं के साथ साथ तथ्यों को भी समझेंगे, क्योंकि पेंशन के मामले में किसी भी अफवाह को सच मान लेना बुजुर्ग पेंशन भोगियों के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। इसीलिए अफवाह को अत्यप में देश में लाखों ईपीएस 95 पेंशन भोगी आज भी सीमित पेंशन में अपना जीवन चला रहे हैं। महंगाई बढ़ने के साथ दवाइयों, राशन, बिजली, किराए और रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च बढ़ता गया है। ऐसे में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लगातार तेज होती रही है। पेंशन भोगी संगठनों का तर्क है कि वर्षों तक ईपीएफओ में योगदान देने के बाद सेवानिवृत्ति के समय इतनी कम पेंशन मिलना बेहद कठिन स्थिति पैदा करता है। इसी कारण 7,500 न्यूनतम पेंशन के साथ महंगाई भत्ते और कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। हालांकि यहां एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझना जरूरी है कि मांग और सरकारी फैसला दो साथ 30 तरह अलग अलग चीजें हैं। जब तक केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक अधिसूचना या स्पष्ट आदेश जारी नहीं होता, तब तक 7,500 को लागू पेंशन मानना सही नहीं होगा। इसलिए पेंशन भोगियों को सोशल मीडिया पर चलने वाले ऐसे संदेशों से सावधान रहना चाहिए, जिनमें बिना सरकारी आदेश के पेंशन बढ़ने का दावा किया जाता है। अब सवाल आता है कि क्या ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की मौजूदा पेंशन किसी नए सिस्टम या किसी प्रस्तावित बदलाव के कारण बंद होने वाली है? इस तरह की आशंका समय समय पर सोशल मीडिया पर दिखाई देती है और इससे बुजुर्गों में चिंता पैदा होती है। किसी भी नए डिजिटल सिस्टम, प्रशासनिक सुधार या प्रक्रिया में बदलाव को सीधे पेंशन बंद होने से जोड़ना उचित नहीं है। मौजूदा पेंशन भोगियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका बैंक खाता सक्रिय रहे, केवाईसी और आवश्यक रिकॉर्ड सही रहे, और जहां जीवन प्रमाण पत्र की आवश्यकता है वहां उसे समय पर जमा किया जाए। अगर बैंक खाते में समस्या है, नाम या जन्मतिथि के रिकॉर्ड में अंतर है, आधार या बैंक विवरण में गड़बड़ी है अथवा भुगतान से संबंधित कोई तकनीकी समस्या है, तो उसे संबंधित संस्था के माध्यम से ठीक करवाना चाहिए। पेंशन भोगियों को किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, बैंक पासवर्ड या अन्य संवेदनशील जानकारी नहीं देनी चाहिए। रक्षाबंधन के इस अवसर पर राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से दिया गया संदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आंदोलन केवल एक व्यक्ति या एक संगठन का विषय नहीं रह गया है। अलग अलग राज्यों से पेंशन भोगी अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाते रहे। उनका कहना है
कि सेवानिवृत्ति के बाद जीवन की सबसे बड़ी जरूरत आर्थिक सुरक्षा होती है और यदि पेंशन पर्याप्त नहीं है तो बुजुर्गों को अपने परिवार पर निर्भर होना पड़ता है। यही वह भावनात्मक पक्ष है जिसने 7-500 न्यूनतम पेंशन की मांग को लगातार चर्चा में बनाए रखा है। लेकिन सरकार के सामने केवल मांग रखना पर्याप्त नहीं होता। इसके लिए वित्तीय स्रोत, ईपीएस फंड की स्थिति, एक्चुरियल आकलन और सरकार की नीति, इन सभी पहलुओं पर निर्णय लेना पड़ता है। इसीलिए यह कहना कि किसी फाइल के चलते निश्चित रूप से पेंशन अगले महीने से 7-500 हो जाएगी, तब तक उचित नहीं है जब तक आधिकारिक घोषणा सामने न आ जाए। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के उस महत्वपूर्ण फैसले की जिसका जिक्र ईपीएस पेंशन के मुद्दे पर बार बार किया जाता है। इस फैसले ने पात्र कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन के विकल्प से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण दिशा दी थी। लेकिन यहां उच्च पेंशन और न्यूनतम पेंशन को एक ही विषय समझ लेना बड़ी गलती होगी। उच्च पेंशन का विकल्प पात्र कर्मचारियों के वास्तविक वेतन, योगदान और संबंधित नियमों के अनुसार अलग प्रक्रिया है, जबकि 7-500 न्यूनतम पेंशन एक व्यापक नीति संबंधी मांग है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक ईपीएस 95 पेंशन भोगी की पेंशन स्वतः 7-500 हो गई है। जिन लोगों ने उच्च पेंशन से संबंधित विकल्प और प्रक्रिया के तहत आवेदन किया है, उनके मामलों में एफओ के नियमों और पात्रता के आधार पर कार्रवाई होती है। पेंशन भोगियों को अपने मामले की स्थिति आधिकारिक रिकॉर्ड से ही जांचनी चाहिए। एक और बड़ा सवाल है कि आखिर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने में इतनी देरी क्यों हो रही है। पेंशन भोगी संगठन लंबे समय से सरकार से मांग करते रहे हैं कि महंगाई और जीवन यापन की वास्तविक लागत को देखते हुए न्यूनतम पेंशन में बड़ा सुधार किया जाए। दूसरी तरफ सरकार को ईपीएस की वित्तीय स्थिरता, फंड की देनदारी और भविष्य के पेंशन भुगतान का भी आकलन करना पड़ता है। ईपीओ के पास बड़ा कॉर्पस जरूर है, लेकिन पूरा कॉर्पस सीधे सीधे पेंशन वितरण के लिए उपलब्ध नकद राशि नहीं माना जा सकता। इसका एक बड़ा हिस्सा विभिन्न निवेशों और निर्धारित वित्तीय व्यवस्थाओं में होता है। इसलिए केवल कॉर्पस का आकार देखकर यह निष्कर्ष निकालना कि सरकार तुरंत किसी भी राशि की पेंशन बढ़ा सकती है, वित्तीय दृष्टि से पूरी तस्वीर नहीं बताता। असली सवाल यह है कि अतिरिक्त पेंशन का स्थायी वित्तीय स्रोत क्या होगा और लंबे समय तक उसका भुगतान कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। अपार्ट ये सुपरार बढ़ा सकती है। यही वजह है कि ईपीएस 95 पेंशन आंदोलन में वित्तीय गणना का मुद्दा भी बेहद महत्वपूर्ण है। अगर न्यूनतम पेंशन 7-500 और उसके ऊपर महंगाई भत्ता लागू किया जाता है तो सरकार और ईपीएफओ को इसके लिए दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था करनी होगी। पेंशन भोगियों का पक्ष है कि जिन्होंने दशकों तक योगदान दिया, उन्हें सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए। सरकार के सामने चुनौती यह है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो वर्तमान पेंशन भोगियों को राहत देने के साथ भविष्य में भी आर्थिक रूप से टिकाऊ रहे। यही वह बिंदु है जहां राजनीतिक इच्छा शक्ति, प्रशासनिक निर्णय और वित्तीय गणना तीनों एक साथ आते हैं। आज रक्षाबंधन के दिन जब पेंशन भोगी बहनों और परिवारों की बात होती है तो एक सवाल अपने आप सामने आता है, क्या देश की बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों को सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? निश्चित रूप से मिलना चाहिए, लेकिन इस अधिकार की लड़ाई को मजबूत बनाने के लिए सही जानकारी भी उतनी ही जरूरी है। आंदोलन की आवाज तभी प्रभावी होगी जब उसके साथ प्रमाणित आंकड़े, आधिकारिक दस्तावेज और स्पष्ट मांगे हों। इसलिए पेंशन भोगियों से हमारी अपील है कि किसी भी वायरल वीडियो या सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर तुरंत निष्कर्ष न निकालें। सरकार की ओर से
जारी अधिसूचना, ईपीएफओ के आधिकारिक पोर्टल और अधिकृत सूचना को प्राथमिकता दें। अब उन पेंशन भोगियों की बात करते हैं जिनकी पेंशन किसी कारण से रुक गई है। ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बैंक खाते की स्थिति जांचें। बैंक खाता सक्रिय है या नहीं, केवाईसी सही है या नहीं, आधार से संबंधित विवरण में कोई समस्या तो नहीं है, बैंक विलय के बाद ईएफएससी में बदलाव हुआ है या नहीं, इन सभी बातों की जांच जरूरी है। इसके बाद ईएफओ रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी को देखें। अगर जीवन प्रमाण पत्र से संबंधित कोई समस्या है तो अधिकृत माध्यम से उसकी स्थिति जांची जा सकती है। किसी भी एजेंट या अनजान व्यक्ति को पैसे देकर समस्या हल करवाने के बजाय आधिकारिक शिकायत व्यवस्था का इस्तेमाल करना बेहतर है। ईपीएफओ की शिकायत प्रणाली के माध्यम से शिकायत दर्ज की जा सकती है और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है। आज की इस रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि 500 पेंशन की मांग वास्तविक है, लंबे समय से उठाई जा रही है और ईपीएस 95 पेंशन भोगी संगठन इसे लेकर लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन मांग को सरकारी आदेश समझना सही नहीं होगा। जब तक केंद्र सरकार की ओर से स्पष्ट आधिकारिक निर्णय नहीं आता, वर्तमान नियमों के अनुसार मिलने वाली पेंशन ही मान्य होगी। इसी तरह यह दावा भी सावधानी से देखना चाहिए कि कोई गुप्त फाइल अंतिम मंजूरी पा चुकी है या अगले महीने से सभी पेंशन भोगियों के खाते में निश्चित रूप से बढ़ी हुई राशि आने वाली है। ऐसी खबरों की पुष्टि आधिकारिक दस्तावेज से ही होनी चाहिए। रक्षाबंधन का पर्व हमें सुरक्षा और विश्वास का संदेश देता है। इसीलिए आज का यह दिन उन बुजुर्ग पेंशन भोगियों के लिए भी सम्मान का दिन है जिन्होंने अपने श्रम से देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया। राष्ट्रीय संघर्ष समिति और दूसरे पेंशन भोगी संगठन यदि अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से लगातार उठाते हैं तो सरकार तक उनकी आवाज पहुंचना स्वाभाविक है। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता और चिकित्सा सुविधा की मांग पर आगे क्या ठोस कदम उठाती है। पेंशन भोगियों की उम्मीदें बड़ी हैं और उनकी नजर सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है। तो दोस्तों, आज 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर हमारी तरफ से इतना ही कहना है कि अपने अधिकार के लिए आवाज जरूर उठाइए, लेकिन सही तथ्यों और आधिकारिक जानकारी के साथ 500 न्यूनतम पेंशन की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। लेकिन अंतिम फैसला सरकार की आधिकारिक नीति और अधिसूचना से ही तय होगा। अगर आप ईपीएस 95 पेंशन भोगी हैं तो अपने दस्तावेज, बैंक विवरण और जीवन प्रमाण पत्र से जुड़ी जानकारी व्यवस्थित रखें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के झांसे में न आए। डॉक्टर एस न्यूज 24 का उद्देश्य आपकी आवाज को सामने लाना और आपको उपलब्ध जानकारी को सरल भाषा में समझाना है। अगर आपको यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे अपने साथी पेंशन भोगियों तक जरूर पहुंचाइए ताकि कोई बुजुर्ग अफवाह के कारण परेशान न हो। कमेंट में अपने राज्य का नाम लिखिए और बताइए कि आपके क्षेत्र में ईपीएस 95 पेंशन को लेकर क्या स्थिति है। इसी के साथ आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। देश के हर बुजुर्ग पेंशन भोगी के सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य की कामना के साथ जय हिंद।